गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो है मैं आपको थोड़ा सा सैम्पलिंग के बारे में बताने जा रही हूँ कि सैम्पलिंग होती क्या है। तो ये जो टॉपिक है पूरा मैं सैम्पलिंग का 15 मिनट्स में कवर कर लूँगी, तो थोड़ा आप ध्यान देना। देखो, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग होती क्या है। तो सैम्पल एक ऐसा प्रोसेस होती है जिसमें से मान लो कोई पूरी पॉपुलेशन है, आपने उसमें से कुछ सैंपल को लेना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी एरिया के चेक करना है कि डायबिटीज़ कितने लोगों को है, तो आपने डायबिटीज़ वाले कुछ लोगों को उस एरिया के लेना है, उसको बोलते हैं हम सैम्पलिंग। इट मीन्स कि हमने कुछ लोगों की वहाँ से सिलेक्शन करनी है और उसके कुछ सैम्पलिंग टेक्निक मेथड्स होते हैं, उससे हम सैम्पलिंग को कलेक्ट करते हैं। तो सैम्पलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं। देखो, दो टेक्निक्स होती हैं सैम्पलिंग की। एक होती है हमारे पास प्रोबेबल सैम्पलिंग टेक्निक और एक होती है हमारे पास नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग टेक्निक। तो पहले चार्ट आपके माइंड में टोटली होना चाहिए। तो जो हमारे पास प्रोबेबल सैम्पलिंग टेक्निक होती है, इसका सिंपल सा इतना सा मतलब होता है कि इसमें एक रैंडम सिलेक्शन एलिमेंट्स होती है पॉपुलेशन की, और इसमें हर एक को इक्वल चांस मिलता है स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे कि हम इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक स्टडी कर रहे हो, ठीक है, जिसमें हर एक मेंबर को इक्वल चांसेस मिलेगा अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। इसमें आप सिंपल सी एक चलो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक क्लास में गए और आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, सभी से क्वेश्चन पूछे और सभी को जो है वो आपने एक इक्वल चांसेस दिया कि आप सभी जो है आंसर कर सकते हो। ये जैसे कि लॉटरी मेथड में भी क्या होता है कि जैसे कि हमने क्या किया, एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमने क्या किया, एक बॉल लिया, उसमें बहुत सारे चिट डाल दिए और उसमें से जिस जिसकी बारी आई वो उठाता गया, तो इक्वल चांसेस मिलेंगे। पहली बारी में 10 बच्चों ने उठा लिए, अगली में 10 बच्चों ने उठा लिए, तो इस तरह जितने हमने सैंपल 30 सैंपल्स होंगे वो हमारे कवर हो जाएंगे। मीन सभी को इक्वली चांसेस मिल रहा है पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। और दूसरा जैसे कि हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल हमने जो है जो सिलेक्शन की पॉपुलेशन की वो एज को देख के की, जेंडर को देख के, जैसे रिलीजन को देख के, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को देख के, एजुकेशन को देख करके हमने मीन्स हमने कोई क्राइटेरिया रखा। फॉर एग्जांपल कि हमने जैसे कि इसमें सैंपल की सिलेक्शन करनी है, जैसे कि मैंने एज को देख के कि मुझे 14 से 20 साल के बच्चे चाहिए, इतने बच्चे चाहिए, या इसमें मुझे 20 से 30 साल के बच्चे चाहिए। मीन्स हमने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि हमने जो है वो जो सैंपल को सिलेक्ट किया उसमें मैंने एंटायर पॉपुलेशन को डिफरेंट सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जैसे कि एज के बेस पे डिवाइड कर दिया हमने, जेंडर के, जैसे कि मुझे अपनी स्टडी के लिए मेल चाहिए, इस स्टडी के लिए रिलीजन में मुझे हिंदू चाहिए, मुसलमान चाहिए। तो मीन्स मैंने इसमें से कैटेगरी के बेस पर सैंपल की सिलेक्शन की, यानी मैंने डिफरेंट स्टेटा में जो है पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। और इस तरह एक होता है सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि मैंने जिसमें से मैंने क्या किया, सिलेक्शन जो की मेंबर्स की, उसमें से एवरी 10th केस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द ग्रुप में से हर एक 10th पर्सनस को मैंने अपनी लिस्ट में से, मान लो 100 बंदे हैं, उनमें से मैंने हर एक 10th को, फॉर एग्जांपल पहले मैंने 10th को उठाया, फिर मैंने 20 नंबर को लिया, फिर मैंने 30 को लिया, फिर मैंने 40 को लिया, फिर मैंने 50 को लिया। और इसका एक मेथड्स होता है जिसमें हम जितने भी हमारे सब्जेक्ट की टारगेट पॉपुलेशन होती है डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द सैंपल। फॉर एग्जांपल हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो 500 है और हमें सैंपल चाहिए 50, तो हमने 500 डिवाइडेड बाय 50 कर दिया और उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देंगे। एक होती है हमारे पास क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। अब क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जिसमें जो है हमने जो एंटायर पॉपुलेशन होती है उसको डिफरेंट क्लस्टर में डाल दिया। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया है, अब हम इंडिया का सारा डाटा एक टाइम पे नहीं ले सकते, तो हमने उसको डिफरेंट स्टेट में डिवाइड कर दिया। और स्टेट ने अगर डाटा कलेक्ट करना है तो उसने डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीज़ में डिवाइड कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। एक लास्ट में रहती है हमारी सिक्वेंशियल रैंडम सैम्पलिंग। सिक्वेंशियल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि हमने एसोसिएशन, रिलेशनशिप को
जानना है दो चीज़ों के बीच में। फॉर एग्जांपल जैसे स्मोकिंग और लंग कैंसर को कितने बंदों को है, तो हमने उन्हीं पर्सनस को लेना है जो या तो स्मोकिंग करते हैं या जिनको लंग कैंसर हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको एक रफ सा भी आइडिया दे रही हूँ। जैसे कि हमने इसमें कोरिलेट कर लिया कि स्मोकर कितने हैं और नॉन स्मोकर कितने हैं, और किसको जो है स्मोकिंग करके जो है एक लंग कैंसर हुआ है। मीन्स हमने इसमें एक एसोसिएशन होती है, हमने उसको आपस में कोरिलेट करना होता है। ये तो हो गया हमारे पास टाइप ऑफ सैम्पलिंग में प्रोबेबल सैम्पलिंग टेक्निक। देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, सिंपल का मतलब है, सिंपल रैंडम सिलेक्शंस का मतलब है कि हमने इसमें कुछ नहीं किया, हर एक को इक्वल चांस दिया अपनी स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे कि लॉटरी मेथड था, उसमें हमने जैसे कि लॉटरी में पहले 10 बच्चों को उठा लिया, फिर उन्होंने अपनी अपनी लॉटरी की टिकट उठा ली, उसके बाद 10 को औरों को चांस दिया, फिर उन्होंने उठा ली, फिर 10 को और चांस दिया। तो मीन्स इससे हमने अपने 100 के 100 सैंपल्स को चांसेस दे दिए। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब था कि हमने पॉपुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट स्टेटा में डिवाइड कर दिया। स्टेटा का मतलब होता है कि उनके अकॉर्डिंग, उनकी एज के बेस पे, उनके सेक्स के बेस पे, उनके जेंडर के बेस पे जो हमारी स्टडी की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग हमने सैंपल ले लिए। एक होती है हमारे पास सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब जो सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग थी उसमें से हमने हर एक सिस्टमेटिकली मीन्स हर एक 10th पर्सन को अपनी स्टडी में लिया, और इसका एक फार्मूला होता है वो आपको याद करना पड़ेगा। नंबर ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन आपकी कितनी है। फॉर एग्जांपल आपने 100 सैंपल 100 वहाँ का लोग हैं, लेकिन आपने 20 सैंपल लेना है, आपकी साइज़ ऑफ सैंपल 20 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 20, तो जो भी हमारा आता है उसी में से आपने सिलेक्शन करनी है मेथड से। इसके बाद जो क्लस्टर था, क्लस्टर में तो हमने बोल दिया कि हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर हमने इंडिया का डाटा पूरा कलेक्ट करना है तो हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में ले लिया, और उस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हमने जो है वो डाटा कलेक्ट किया, तो उसको बोलते हैं हम क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। सिक्वेंशियल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि हमने दो चीज़ों के बीच में क्या करनी है, रिलेशनशिप को जानना है, एसोसिएशन को चेक करना है। फॉर एग्जांपल जैसे स्मोकिंग है और लंग कैंसर के बीच में, तो इसमें से हम क्या करते हैं, एक कोई भी सैंपल हमने ड्रॉ कर लिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट मान लो मैंने 20 ले लिए, स्मोकिंग मैंने देखा कि 7 बंदे स्मोकिंग कर रहे हैं, नॉन स्मोकर हमने 13 देख लिए, तो उसमें से मैंने एसोसिएशन चेक करने कि लंग कैंसर कितनों को है। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक छोटा सा मैंने एक थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको ब्रीफ में मैं एक मतलब चार्ट के थ्रू अब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, बट ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया इसका। ये जो था हमारे पास, जो हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, प्रोबेबल सैम्पलिंग में जो थे, तो सबसे पहले तो आपने भूलना नहीं है कि प्रोबेबल रैंडम सैम्पलिंग होती क्या है। और ये जितने भी रिसर्च पढ़ रहे हैं बच्चे उन सभी को पता ही है कि रिसर्च में जो है ये टेबल हमारा ज़रूर ही आता है कि जो हमने डिवाइड किया है। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि हमने फर्स्ट में पढ़ा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हर एक मेंबर जो होता है पॉपुलेशन का उसको इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का सब्जेक्ट में, उसको हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोली। और इसने मैं बोला कि जैसे कि हम लिस्ट ऑफ मेंबर ले लेते हैं जो पॉपुलेशन हमें असेसिबल है, और इसमें हम सिलेक्शन करते हैं जैसे कि लॉटरी मेथड के द्वारा रैंडम टेबल बना देते हैं, उसमें नंबरिंग दे देते हैं उसके बेस पे कंप्यूटर के थ्रू। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, अनवाइज्ड मेथड है। क्यों है रिलायबल और अनवाइज्ड? क्योंकि सभी को इक्वल चांस मिल रहा है, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इट रिक्वायर्ड मिनिमम नॉलेज ऑफ द स्टडी पॉपुलेशन, क्योंकि सारे काम करेंगे तो इसमें हमारे पास सभी को जो है वो मिनिमम नॉलेज की ज़रूरत होगी, क्योंकि सभी कोई काम डिवीज़न हो जाएगा। और इसमें जो है एरर फ्री रहता है, इसमें एरर और वाइस के चांसेस कम हो जाते हैं। डिसएडवांटेज इसमें ये रहती है कि नीड अप टू डेट कंप्लीट लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। ये थोड़ा जितने भी आपके सैंपल्स होते हैं उनके डिसएडवांटेज आप स्टडी करोगे तो आप मेनली एक रख लो कि एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड आ गया हमारे पास सिस्टमेटिक स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें हमने अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ योर एज, अकॉर्डिंग टू योर बेस ऑफ जेंडर, अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ योर हैबिटेट, और रैंडम सिलेक्शन की हमने सैंपल की हर एक स्टेटा में से। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपने इसमें जो है एज के बेस पे, जेंडर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे आपने पॉपुलेशन सैंपल को सिलेक्शन करनी है डिवीज़न करके। ठीक है,
तो इसकी एडवांटेज हमारे पास ये होती है कि इसमें कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने एज ग्रुप में लिया हुआ है कि आपने डायबिटीज़ पे स्टडी किया है, तो आपने देखा कि बच्चों में 10 से 12 साल के कितने बच्चे हैं, तो आपको इजी मिल जाएगा। 12 से लेके 14 साल के कितने हैं, 14 से 18, तो मीन्स आपको इसमें ईजी हो जाता है कैलकुलेट करना और कंपेयर करना भी। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि इसमें लार्ज पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है और कई बार इसमें फॉल्ट आ जाते हैं, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा हमारे पास एक्सेस अमाउंट में कलेक्ट हो जाता है, तो इसमें फॉल्ट आने के भी हमारे चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि कोई भी आप चीज़ सैम्पल जब आप चूज़ कर रहे हो तो आप एक सिस्टम तरीके से चले हो, जैसे कि उसमें से आप हर एक 10th पर्सनस को ले रहे हो अपनी लिस्ट में से। फॉर एग्जांपल आपकी टोटल पॉपुलेशन अगर 100 बंदे हैं और आपने सैंपल की जो कलेक्शन है वो आपने 10 सैंपल लेने हैं, तो आपका जो है 100 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो इट मीन्स आपने हर एक 10th आइटम्स को जो है 10th बंदे को चुनना है अपनी क्लास में से या कहीं से भी सैंपल की सिलेक्शन आपने ऐसे करनी है। और इसमें जो होते हैं हम रैंडम नंबर ऑफ टेबल्स का भी यूज़ कर लेते हैं। अब इसकी एडवांटेज होती है सिंपल, इनमें मैंने आपको सिंपल सी बताई। एडवांटेज होती है सिंपल, इजी, कैलकुलेट इजी, असेसिबल, और डिसएडवांटेज होते हैं नॉट इजी असेसिबल, रिजल्ट जो वायस होते हैं, और इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसके बाद आता है क्लस्टर और मल्टी स्टेजेस सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि क्लस्टर का मतलब है, फॉर एग्जांपल अब हम जनगणना ही करते हैं, पूरे इंडिया की हमने जनगणना करनी है कि हर एक हमारे इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, तो हम एक एक घर में नहीं जा सकते, तो हम पूरे इंडिया का कहीं दिल्ली में बैठ के नहीं पता कर सकते। इसके लिए हमें जब भी हमने जो डाटा कलेक्ट करना है तो हमने स्टेट वाइज लेना है। जैसे कि हिमाचल स्टेट में अभी कितनी पॉपुलेशन है, तो हिमाचल के भी हम गाँव को पकड़ेंगे या शहरों को पकड़ेंगे, तो हम उनमें से जो है वो पॉपुलेशन डाटा कलेक्ट करेंगे। मीन्स आपने जो बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना है तो ये इजी नहीं होता है कि आप एक बारी में जाओ और कलेक्ट करके आ जाओ। तो इसमें आपको जो पॉपुलेशन होती है उसको डिवाइड करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर में अकॉर्डिंग टू द एरिया, जिसके कारण आपको इजी हो जाता है सैंपल कलेक्ट करना। अब मैंने आपको सिंपल सी बात बताई, चीप, क्विक, इजी, और पॉपुलेशन पैरामीटर इजी, एस्टिमेटेड द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज इजी। इजी इजी हमारे एडवांटेज रहेंगे। डिसएडवांटेज हाई सैम्पलिंग एरर और टाइम कंज्यूमिंग और डिफ़िकल्ट होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा जो होता है वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, प्रेशर भी वर्क का बहुत ज़्यादा रहता है। अगला रहता है हमारे पास सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। इसका मतलब होता है कि आपने जो है सीक्वेंशियल सैम्पलिंग का मतलब होता है कि आपने जब सैंपल को सिलेक्ट किया तो आपने उनके बीच में कंपैरिजन किया। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग का मतलब है कि आपने उनके बीच में कंपैरिजन किया। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्मोकिंग वाले हैं तो स्मोक कितने बंदे कर रहे हैं और नॉन स्मोकर कितने हैं। अगर हमने सिगरेट स्मोकिंग का उनसे ज़्यादा कंपैरिजन करना है कि सिगरेट स्मोकिंग कितने करते हैं और सिगरेट स्मोकिंग कितने नहीं करते हैं, लेकिन उनका रिलेशनशिप हमारे पास किसके, लंग कैंसर से। फॉर एग्जांपल जो करते हैं उनको लंग कैंसर कितना हो रहा है और जो नहीं करते हैं उनको लंग कैंसर कितना हो रहा है। तो ये सब कुछ जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं किस मेथड से, सीक्वेंशियल मेथड से। दैट मीन्स हम इसमें क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और दूसरा जो सैम्पलिंग आती है हमारे पास वो सैम्पलिंग होती है नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग। इसमें जो होता है हम किसी को चांसेस इक्वली नहीं देते हैं, इसको हम अपने पर्पस, अपने काम के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और अपने कोटा के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको भी। जैसे कि पहली सैम्पलिंग आ गई हमारे पास पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग एक ऐसी सैम्पलिंग होती है जिसका दूसरा नाम है जजमेंटल और ऑथोरेटिव सैम्पलिंग। इसका मतलब होता है कि जो भी हम सैंपल चूज़ करते हैं बाय चॉइस, हम अपनी चॉइस से चुनते हैं, नॉट बाय चांस। चांस नहीं होता है, अपनी चॉइस से चुनते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर है, वो एक्सपीरियंस करना चाहता है कि जो डिजास्टर हुआ था उसमें कितना डिप्रेशन हुआ था जो लोगों को अर्थक्वेक से अफेक्टेड थे गुजरात में। तो पर्पसिव सैम्पलिंग हम अब जाएंगे और अपने रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग जो विक्टिम थे जिन्होंने अर्थ के और डिजास्टर को देखा उस टाइम के, तो हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे
कि जो आपने जब देखा तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपको कैसा फ़ील हुआ और आप उसके विक्टिम थे तो आपको क्या लगा। दैट मीन्स मैंने जो सैंपल कलेक्ट किया अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग मैंने, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्टडी ली थी डिज़ास्टर डिप्रेशन पे, तो मैं उसी एरिया में गई जहाँ पे जो है डिज़ास्टर हुआ था और उन लोगों के आइडियाज़, उन लोगों के ओपिनियन के बाद मैंने स्टडी शुरू की। वहीं से मैंने सैंपल लिया। मीन्स मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग मैंने जो सैंपल की कलेक्शन की उसको बोलते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। जैसे मैंने डिजास्टर पे स्टडी कर रही हूँ तो मैंने उन्हीं लोगों से डाटा कलेक्ट किया जो ऑलरेडी डिजास्टर के विक्टिम थे या डिजास्टर से सफ़र हो चुके थे। और उसके बाद एक आती है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग ऐसी सैम्पलिंग होती है जो हम अपनी असेसिबिलिटी और प्रॉक्सिमिलिटी ऑफ द रिसर्चर के अकॉर्डिंग लेती हैं, जो हमें चीज़ असेसिबल है। फॉर एग्जांपल एक स्टडी करनी है कि जो ओल्डर पीपल लुधियाना में रहते हैं वो ऑब्जर्व किया है कि वो बहुत बार मीट करते हैं जब वो आपस में मॉर्निंग वॉक पे आते हैं पार्क वगैरह में। ठीक है, तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग, अब अगर मैं स्टडी कर रही हूँ ओल्डर पीपल्स पे या लोगों के कैसे एक्सपीरियंसेस हैं मॉर्निंग वॉक में पार्क आने पे, तो मेरी जो स्टडी होगी मैं वहाँ कहीं और जगह नहीं जाऊंगी कि मैं स्कूल में जाऊंगी उनको ढूंढने के लिए ओल्डर पीपल को, या मैं लोगों के घर घर में जाऊंगी। उसमें मैं अपनी सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग का मतलब है अब मुझे पता है कि इसमें जो है बहुत सारे ओल्डर पीपल जो है वो सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करके एक पार्क में मिलते हैं, तो मैं उसी पार्क में से डाटा को कलेक्ट करूँगी। तो उसको बोलते हैं हम कन्वीनियंट सैम्पलिंग। उसको कौन सी सैम्पलिंग बोलते हैं हम? कन्वीनियंट सैम्पलिंग। एक होती है कंजिक्यूटिव सैम्पलिंग। कंजिक्यूटिव सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि हम इसमें ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है कन्वीनियंट सैम्पलिंग के, एक्सेप्ट इंक्लूड ऑल असेसिबल सब्जेक्ट एज पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट। हम इसमें सभी को जो होता है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं, इस टोटल सैम्पलिंग लेते हैं। जैसे कि रिसर्चर जो है वो स्टडी करना चाहता है कि एक्टिविटी पैटर्न कैसा है नॉन किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट का, तो वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा नॉन किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को जो डिज़ाइनेटेड, जो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया को परमिट करते हैं, जो एडमिट हुए हैं उस पोस्ट ट्रांसप्लांट वार्ड में ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इसका मतलब है कि मैंने उन्हीं लोगों पे स्टडी करना है जो इस चीज़ से सफ़र हुए हैं। इसके बाद आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया, एक स्टडी करनी है कॉलेज लेवल पे और उसमें हमें इक्वली रिप्रेजेंटेड चाहिए सैम्पल साइज़ के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट कोटा में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि कोटा का मतलब है कि आपने, जैसे कि किसी को, मेरे को सैम्पल का साइज चाहिए तो मैंने 25 ईयर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को ले लिया, 25 मैंने सेकंड ईयर के स्टूडेंट ले लिए, 25 मैंने थर्ड ईयर के स्टूडेंट लिए, 25 मैंने फोर्थ ईयर। मींस मैंने चारों क्लासों को इन्वॉल्व कर दिया और चारों में से इक्वली मैं बच्चों से क्या लिए, सैम्पल की कलेक्शन ली। मींस मैंने कोटा में डिवाइड कर दिया। कोटा का मतलब होता है कि मैंने उनको सभी को हाफ हाफ बंदे एक एक क्लास से ले लिए अपनी स्टडी के लिए, तो उसको बोलते हैं हम कोटा सैम्पलिंग। एक होती है स्नोवॉल सैम्पलिंग। इस टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट को, और जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कमर्शियल सेक्स वर्कर, ड्रग एब्यूज़र एक्सेट्रा, हमने पता करना है कि किसको जो है वो सेक्स वर्कर से या ड्रग एब्यूज़र से, फॉर एग्जांपल हमने कोई नॉलेज गेन करनी है, हम स्टडी कर रहे हैं HIV और एड्स पे, ठीक है, ऑन द कमर्शियल सेक्स वर्कर। तो हम उनके पास जाएंगे और वो क्या करेंगे, हम उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर वो हमें आगे के सैंपल के पास भेजेंगे कि इसको हुआ है या उसको हुआ है। तो एक चेन के थ्रू हम क्या करेंगे, सैंपल को कलेक्ट करेंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर मेरी HIV पे है, स्टडी है, और मैं स्टडी में सेक्स वर्कर को इन्वॉल्व कर रही हूँ, तो पहले मैं एक सेक्स वर्कर के पास जाऊँगी, फिर उससे बात की, फिर मैं उससे दूसरे का पता लूँगी जो इस काम में इन्वॉल्व है, फिर मैं उससे पूछूँगी कि आपको है, फिर मैं उससे नेक्स्ट चेन, मीन्स चेन मेथड, कि एक से दूसरे तक पहुंचना और दूसरे से तीसरे तक पहुंचना और तीसरे से चौथे तक पहुंचना, इसको बोलते हैं हम चेन मेथड। ठीक है, अब ये जो था हमारे पास पूरा जो है एक टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग होती है। तो आप सिंपल सा इसको मैं जस्ट ब्रीफ्स में एक एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये दो टाइप के हैं, एक प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल। प्रोबेबल्स मीन्स हमारे पास हम जो इक्वल चांसेस होते हैं सभी स्टडी में पार्टिसिपेट करते हैं और रेंडमाइजेशन होती है। लेकिन जो दूसरी होती है वो नॉन प्रोबेबल होती है,
होती हैं वो अब हम अपने हिसाब से करते हैं। जैसे कि हम अपने जो प्रोबेबली में सिंपल रैंडम, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, क्लस्टर और सीक्वेंशियल याद रखनी है आपने। और इस चार्ट को आपने नहीं भूलना है। नॉन प्रोबेबल में पर्पसिव, कन्वीनिएंट, कंजिक्यूटिव, क्वाटा और स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा, ये हमने पूरा रिसर्च का जो है वो टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, क्योंकि 20 मिनट्स में पूरा टॉपिक करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मी आल्सो। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको जितना हो सके वो समझाऊं। पर जब भी आप सैम्पलिंग का क्वेश्चन करो तो टाइप इसके रखो और इसके हेडिंग रखो और बीच का जो समझाया हुआ है उसको अंडरस्टैंड करो और उसको लिखो। थैंक यू सो मच।